जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ से संबंधित 20 ऐसे टॉप मोस्ट क्वेश्चनों के बारे में जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। यह क्वेश्चन आपके आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम 20 MCQ देखेंगे, साथ ही साथ उसको इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको कम से कम 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, द कमार पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो भारत में एक विशेष स्थान रखती हैं और उनसे संबंधित विभिन्न पुस्तक भी लिखे गए हैं जो कि विभिन्न विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। तो उन्हीं के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, AC रॉय, इन्होंने कौन से पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने द बिरहोर नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, द बिरहोर नामक पुस्तक किसने लिखा है? AC रॉय जी ने लिखा है। साथ ही साथ श्यामाचरण दुबे जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? इन्होंने द कमार नामक पुस्तक लिखा है। ठीक है, जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है? द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। ठीक है, द माड़िया, ये सभी नाम जो है पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं। द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने। ठीक है, और TB नायक जी ने कौन कौन सा पुस्तक लिखा है? तो इन्होंने द भील नामक पुस्तक लिखा है। पहला तो हो गया द भील। ठीक है, द भील एक अध्ययन करके पुस्तक लिखा है। दूसरा कौन सा लिखा है? द अबुझ माड़ियाज। ठीक है, कौन सा पुस्तक लिखा है? द अबुझ माड़ियाज। ये भी पुस्तक किसने लिखा है? TB नायक जी ने लिखा है। ठीक है, एक और पुस्तक कौन सा लिखा है? 12 भाई बिंझवार। ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ठीक है, 12 भाई बिंझवार, 12 भाई बिंझवार नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है TB नायक जी ने। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा क्या है? द कमार के बारे में पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्यामाचरण दुबे जी। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, श्यामाचरण दुबे। तो देखिए, एक क्वेश्चन तो आपको मिला ही मिला, साथ ही साथ एक्सप्लेन किए हैं, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देखने को मिला है। तो सभी को आप नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, इनमें से क्या उरांव जनजाति की उपजाति नहीं है? अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे नहीं है करके पूछ रहा है। ठीक है, तो कौन सा उपजाति नहीं है उसको हमें पता करना है। देख लीजिए, उरांव जनजाति की जो उपजाति होती है वो कौन कौन सी होती है? पहले ये देख लेते हैं। एक तो होता है धनका। ठीक है, धनका होता है। एक उपजाति होता है जिसको बोलते हैं किसान। किसान किसकी उपजाति है? ये उरांव की। ठीक है, कुड़ुक, कुड़ुक किसकी उपजाति है? तो ये भी जो है कुड़ुक या कुड़ुक, ये भी उरांव की उपजाति है। उरांव की एक और उपजाति जिसको हम बोलते हैं धांगड़, धांगड़ या धांगर बोलते हैं। एक उपजाति का नाम क्या है? कुड़ास। तो इसको आपको याद रखना है, इतनी सारी उपजाति किसकी होती है? उरांव की होती है। तो ऑप्शन में कौन कौन सी दिया है? देखिए, कुड़ास भी है, तो ये तो उपजाति है। किसान भी उपजाति है और धांगड़ भी क्या है? उरांव की उपजाति है। लेकिन पैंकरा उपजाति नहीं है और इसी को तो पूछा है। ठीक, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है पैंकरा, ये उरांव की उपजाति नहीं है। तब चलिए देख लेते हैं, पैंकरा जो है वो किसकी उपजाति है? तो पैंकरा उपजाति है दोस्तों कंवर की। पैंकरा उपजाति है कंवर की। और साथ ही साथ इसकी और उपजाति कौन कौन सी होती है? एक होती है जिसको हम बोलते हैं राठिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? राठिया बोलते हैं। एक और क्या होता है? चेरवा। चेरवा किसकी उपजाति होती है? ये भी कंवर की उपजाति होती है। और साथ ही साथ एक होता है छत्री। छत्री जो होता है ये भी जो है वो पैंकरा या कंवर की उपजाति होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे अध्यक्ष पूछ रहा है, तो अध्यक्ष का नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। साथ ही साथ अगर आपको उपाध्यक्ष का नाम पूछे, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष का नाम था बनवारी लाल अग्रवाल जी। अगला सवाल देख लीजिए, निम्न में से जनजातियों और उससे संबंधित नृत्य सुमेलित है? तो कौन सा जो है सुमेलित है उसको हमको बताना है। ठीक है, देखिए, बिल्मा नृत्य उरांव जनजाति, तो ये तो सुमेलित नहीं है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बिल्मा नृत्य जो है ये बैगा जनजाति द्वारा किया जाता है। ठीक है, लिंगोपाटा नृत्य धुरवा जनजाति, ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि लिंगोपाटा नृत्य जो होता है वो लिंगोपाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रधान जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, प्रधान जनजाति द्वारा लिंगोपाटा नृत्य। पैडुल नृत्य अबुझ माड़िया जनजाति, तो ये क्या है? ये भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि पैडुल नृत्य जो है वो डोरला
पैडुल नृत्य डोरला जनजाति के द्वारा किया जाता है। मरमपाटा नृत्य मुरिया जनजाति, ये सही है, ये सुमेलित है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। मरमपाटा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। अब देख लीजिए, मरमपाटा नृत्य को और क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मांदरी नृत्य। तो कभी आपको अगर मांदरी नृत्य दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मरमपाटा नृत्य को ही मांदरी नृत्य कहते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, उरांव जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो उरांव जनजाति द्वारा सरहुल नृत्य किया जाता है, सरहुल नृत्य, और साथ ही साथ सरहुल त्योहार भी मनाया जाता है। धुरवा जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इनके द्वारा मड़ई नृत्य, धुरवा जनजाति द्वारा मड़ई नृत्य किया जाता है। और अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो इनके द्वारा ककसार, ठीक है, ककसार कहते हैं, या उसी को ककसाड़ भी कहते हैं, या उसी को काकसार भी कहते हैं, नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इसी को साथ ही साथ क्या बोलते हैं, कोटकी घोड़ा, कोटकी घोड़ा नृत्य भी किया जाता है, किसके द्वारा, अबुझ माड़िया जनजाति के द्वारा। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष किसे कहते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कई सारे प्रश्न इससे बनते हैं। अगर आपको सहकारिता पुरुष पूछता है, ठीक है, सहकारिता पुरुष, तो सहकारिता पुरुष का आंसर क्या हो जाएगा, सहकारिता पुरुष का आंसर हो जाएगा दोस्तों राम गोपाल तिवारी जी। ठीक है, सहकारिता पुरुष कौन है, राम गोपाल तिवारी। लेकिन अगर आपको बोलता है सहकारिता के जनक, सहकारिता के जनक कौन है, तो हो जाएंगे ठाकुर प्यारेलाल जी। सहकारिता पुरुष तो हो जाएंगे कौन, राम गोपाल तिवारी जी। और एक और चीज पूछता है कि रायपुर में, रायपुर जिले में, ठीक है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक, रायपुर जिले में, यहां पे लिख देता हूं, रायपुर जिले में, ठीक है, सहकारिता के जनक, तो रायपुर जिले में सहकारिता के जनक किसको कहा जाता है, ये कहा जाता है वामन राव लाखे जी को। और माधव राव सप्रे जी के बारे में आप जानते हैं, इनको पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, माधव राव सप्रे जी को। तो यहां से कई सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ का सहकारिता पुरुष राम गोपाल तिवारी, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक ठाकुर प्यारेलाल, ठीक है, रायपुर जिले में सहकारिता के जनक वामन राव लाखे, और पत्रकारिता के जनक माधव राव सप्रे। तो सब अलग अलग प्रश्न यहां से बनते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए, ठीक है, छत्तीसगढ़ में अदला बदली विवाह किसे कहते हैं। अदला बदली विवाह क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो समझते हैं कि अदला बदली विवाह होता क्या है। मान लीजिए दो भाई बहन हैं, कौन कौन से, एक भाई है ए और उसकी बहन कौन है, बी। ठीक है, दो भाई बहन है, और एक और जो दूसरे घर के जो भाई बहन है, कौन कौन से, सी जो है भाई है और डी क्या है, बहन है। ठीक, तो ये क्या है, ये एक भाई बहन का जोड़ा हो गया और ये एक भाई बहन का जोड़ा हो गया। तो आपस में क्या करते हैं, इसका जो भाई है वो इसकी बहन से, ये वाले परिवार की बहन से शादी कर लेते हैं, और इसका जो भाई है वो इस वाले परिवार की बहन से शादी कर लेता है। यानी कि आपस में भाई बहनों का शादी हो जाता है, ठीक है, दूसरे दूसरे परिवार के। तो इसको क्या बोलते हैं, अदला बदली विवाह बोलते हैं। और साथ ही साथ उसी को क्या कहा जाता है, उसी को कहते हैं गुरावट विवाह, या फिर हिंदी में कहते हैं विनिमय विवाह, या उसी को कहते हैं अदला बदली विवाह। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अदला बदली विवाह जो है गुरावट विवाह को कहते हैं, या विनिमय विवाह को कहते हैं। ठीक, अब देखिए लमसेना विवाह दिया है, तो ये क्या होता है, तो लमसेना विवाह जो है ये एक प्रकार का सेवा विवाह है। ठीक है, सेवा विवाह है, क्या करते हैं, शादी के उपरांत या पहले जो वर होता है वो अपने ससुराल में जा करके सेवा करता है, तो उसको बोलते हैं सेवा विवाह। अब देख लीजिए यहाँ पे दिया है अरवितो विवाह, तो अरवितो विवाह किसको कहते हैं, विधवा पुनर्विवाह। ठीक है, कोई विधवा महिला है उसका जब हम फिर से विवाह करते हैं, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह उसको कहते हैं। ठीक, और ये किसमें, जब जनजाति समाज में किया जाता है विधवा पुनर्विवाह, तो उसको कहा जाता है अरउतो विवाह। अब परिंधन विवाह दिया है, तो ये क्या है समझ लेते हैं। तो वधु मूल्य अदा करके, ठीक है, वधु मूल्य अदा करके जो विवाह किया जाता है, ठीक है, वधु मूल्य अदा करके विवाह किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, परिंधन विवाह कहते हैं। और अगर कोई व्यक्ति वधु मूल्य अदा करने में असमर्थ होता है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, अपने ससुराल में जाकर के लमसेना में सेवा देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, सेवा विवाह बोलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, नहीं समझ में आ गया होगा तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को।
अगला सवाल है, किस मिट्टी को छत्तीसगढ़ में टीकरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ में टीकरा किसे कहते हैं? लाल रेतीली मिट्टी जो होती है दोस्तों, उसको कहते हैं छत्तीसगढ़ में टीकरा मिट्टी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? छत्तीसगढ़ में टीकरा मिट्टी कहते हैं। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? मटासी। ये भी पूछ देता है, ठीक है। लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम है मटासी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या है? कन्हार। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, किस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है? क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान से पढ़ना है। किस जनजाति में युवा गृह का प्रचलन नहीं है करके पूछ रहा है, ठीक है। तो उरांव जनजाति में तो युवा गृह का प्रचलन है, क्योंकि युवा गृह जो है, उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? धूमकुरिया कहलाता है। उरांव जनजाति का युवा गृह क्या कहलाता है? धूमकुरिया कहलाता है। अब देखिए, मुरिया जनजाति में भी युवा गृह का प्रचलन है। मुरिया जनजाति की युवा गृह को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गोटुल। गोटुल, या कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा कहीं कहीं पे घोटुल, ठीक है। तो गोटुल और घोटुल एक ही है। ये किसका है? मुरिया जनजाति का युवा गृह है। बिरहोर जनजाति में भी क्या है? युवा गृह का प्रचलन है, क्योंकि बिरहोर जनजाति का जो युवा गृह होता है उसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गितिओना, ठीक है। गितिओना इसको बोलते हैं। अब भतरा जनजाति में जो है युवा गृह का प्रचलन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? हमारा सही जवाब हो जाएगा भतरा जनजाति। 9वां सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? ठीक है, बस्तर को, सरगुजा को, चैतुरगढ़ को, या फिर लाफागढ़ को। तो बस्तर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं साल वनों का द्वीप। बस्तर को कहते हैं साल वनों का द्वीप, ठीक है। सरगुजा को क्या कहते हैं? ठीक है, सरगुजा जो है उत्तरी क्षेत्र में है, ठीक है। तो उत्तरी विशाल का क्षेत्र है, उसको क्या हो जाएगा? सरगुजा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। चैतुरगढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का कश्मीर कहते हैं। छत्तीसगढ़ का कश्मीर किसे कहते हैं? चैतुरगढ़ को। और लाफागढ़ को क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ कहते हैं। किसे कहते हैं? लाफागढ़ को। और ये दोनों कहाँ हैं? चैतुरगढ़ और लाफागढ़ दोनों कहाँ हैं? ये है कोरबा जिले में, ठीक है, कोरबा जिले में है। सरगुजा जिले में क्या है? रामगढ़ की पहाड़ी प्रसिद्ध है, रामगढ़ की पहाड़ी। अगला सवाल देख लीजिएगा, धनकुल गीत कहाँ पर गाते हैं? ठीक है, धनकुल गीत कहाँ पर गाते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बस्तर जिला में। बस्तर जिला में क्या कहता है? धनकुल गीत गाया जाता है, या बस्तर अंचल में धनकुल गीत गाया जाता है। किसके किसके द्वारा गाया जाता है? ये प्रमुखतः हलबा व भतरा जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हलबा और भतरा जनजाति के लोगों द्वारा धनकुल गीत गाया जाता है। कहाँ पर? बस्तर अंचल में या बस्तर जिला में, ठीक है। कौन सी भाषा में गाया जाता है? तो ये हल्बी भाषा में गाया जाता है, ठीक है। कौन सी भाषा में गाया जाता है? हल्बी भाषा में गाया जाता है। अब देख लीजिए, सरगुजा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सदरी बोली, सरगुजा अंचल में जो है सदरी बोली बोली जाती है। कहीं कहीं पे इसको जसपुर भी दे दिया रहता है, ठीक है। तो आपको जब दोनों दिया हो तो सरगुजा टिक कर सकते हैं आप, ठीक है। अब बिलासपुर जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? राउत नाचा के लिए। राउत नाचा के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? यह है बिलासपुर जिला। अगला सवाल है, जलवायु किस भाषा का शब्द है? छत्तीसगढ़ का जब भूगोल हम पढ़ते हैं तो जलवायु के बारे में पढ़ते हैं, और एक प्रश्न पूछा गया था कि यह कौन सी भाषा का शब्द है। तो जलवायु जो है दोस्तों वो अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका सही जवाब हमने क्या बताया? देखिए यहाँ पे टिक करना भूल गए थे। छत्तीसगढ़ कश्मीर किसे कहते हैं? कश्मीर कहते हैं चैतुरगढ़ को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कहाँ का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ठीक है, तो देख लीजिए, नारायणपुर का जो मड़ई है वो सर्वाधिक प्रसिद्ध है, ठीक है। नारायणपुर का मड़ई सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसको हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देखते हैं, ठीक है। नारायणपुर का मड़ई जो है ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि नारायणपुर के मड़ई की शुरुआत किसने किया था? तो ये किया था पुरुषोत्तम देव ने। किसने किया था? पुरुषोत्तम, ठीक है, पुरुषोत्तम देव ने नारायणपुर मड़ई का शुरुआत किया था। ये कौन थे? ये काकतीय वंश के शासक थे, ठीक है। काकतीय वंश के क्या थे? शासक थे। ये कौन से क्षेत्र में मड़ई प्रचलित है? तो ये है बस्तर संभाग में। कहाँ है? बस्तर संभाग में।
ठीक है। किस जनजाति के द्वारा ये मड़ई पर्व मनाया जाता है? ठीक है, तो ये मुड़िया, मुड़िया या माड़िया, ठीक है, मुड़िया या माड़िया जनजाति के द्वारा मड़ई जो है मनाया जाता है। अवसर, किस अवसर पर मनाया जाता है? तो ये फसल कटने के बाद, ठीक है, कब मनाया जाता है? फसल कटने के बाद, ये आपको याद रखना है, फसल कटने के बाद मनाया जाता है। आराध्य देव के रूप में किसकी पूजा की जाती है? तो अंगा देव की, ठीक है, अंगा देव की पूजा की जाती है। अब अंगा देव का निर्माण किससे किया जाता है करके पूछा जाता है, तो इनका निर्माण काष्ठ से, लकड़ी से किया जाता है। अब इसका आयोजन कौन से माह में किया जाता है? तो फरवरी माह में, ठीक है, फरवरी माह में इसका आयोजन किया जाता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना है, क्या कि इसमें कौन सा नृत्य कहता है? तो मड़ई में जो है, नारायणपुर के मड़ई में एबालतोर नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? एबालतोर नृत्य, एबालतोर नृत्य जो है दोस्तों किया जाता है। 13वां सवाल देख लीजिए, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ में सबसे कम किस जिले से गुजरती है? अब यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे प्रश्न जो है कर्क रेखा से बनते हैं, सबको हम बता देते हैं। पहले तो समझ लीजिए कि कर्क रेखा होता क्या है। कर्क रेखा किसे कहते हैं? तो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो होती है उसी को हम कहते हैं कर्क रेखा। अब आपको इसके बारे में डिटेल से पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ के जलवायु से रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया है, जो आप हम जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल में समझाया गया है अक्षांश और देशांतर के बारे में और छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में, ठीक है, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। तो पहले तो हम समझ गए कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। अब यहाँ से क्या पूछता है कि कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ के 4 जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरता है। कौन कौन से? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर। लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सबसे कम कौन से जिले से गुजरता है बोल रहा है। तो सबसे कम जो है दोस्तों, वो सबसे कम गुजरता है कोरिया जिले से। सबसे कम कौन से जिले से गुजरता है? कोरिया जिले से। और सबसे अधिक अगर आपसे पूछेगा तो सबसे अधिक गुजरता है बलरामपुर जिले से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोरिया जिला। अगला सवाल है, परजा जनजाति में गांव का मुखिया जो होता है वो क्या कहलाता है? ठीक, तो परजा जनजाति में जो गांव का मुखिया होता है दोस्तों उसे कहते हैं मडुली, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया गुनिया, तो गुनिया देख लीजिए, गुनिया क्या होता है? जनजातीय क्षेत्र में या छत्तीसगढ़ के गांव वाले क्षेत्र में गुनिया किसको बोलते हैं? जो झाड़ फूक करने का काम करता है, ठीक है, झाड़ फूक का काम करता है उसको क्या बोलते हैं? गुनिया बोलते हैं। कहीं कहीं पर उसको क्या बोला जाता है? बैगा भी बोला जाता है, या फिर गुनिया बैगा भी साथ में कहा जाता है, ठीक है। अब सिरेदार क्या होता है देख लीजिए, सिरेदार क्या होता है दोस्तों? जो घोटुल होता है, ठीक है, मुड़िया जनजाति का जो युवा गृह होता है घोटुल, उसका जो पुरुष सदस्य होता है, ठीक है, पुरुष सदस्यों का जो मुखिया होता है, ठीक है, या पुरुष सदस्यों का जो प्रमुख होता है, तो पुरुष प्रमुख को क्या कहते हैं? सिरेदार कहते हैं। अगर आपसे महिला प्रमुख पूछे, महिला प्रमुख को क्या कहते हैं? तो महिला प्रमुख को कहते हैं बेलोसा। क्या कहते हैं? बेलोसा। जो सिरेदार कौन होता है? वो घोटुल का पुरुष प्रमुख होता है सिरेदार, और महिला प्रमुख होता है बेलोसा। और पुरुष सदस्य को बोलते हैं चेलिक और महिला सदस्य को बोलते हैं मुटियारी। ये सबको आपको याद रखना है। 15वां सवाल देख लीजिए, किस जनजाति में विवाहित महिलाएं सफेद साड़ी पहनती हैं? अब आप प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, कि ये कोई प्रश्न हुआ, ठीक है, कि कौन सी जनजाति जो है सफेद साड़ी पहनती है। लेकिन जब आपको एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तब आपको इसके महत्व का पता चलता है, ठीक है। किस जनजाति में सफेद साड़ी पहनती हैं विवाहित महिलाएं? तो चलिए आपको बताते हैं। भुंजिया जनजाति जो होती है, ठीक है, भुंजिया जनजाति की महिलाएं होती हैं, जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो सफेद साड़ी पहनती हैं। और सामान्यतः बाकी क्या पहनते हैं? ठीक है, सफेद साड़ी कौन पहनते हैं? जो विधवा महिलाएं होती हैं वो सफेद साड़ी पहनती हैं, ठीक है। लेकिन भुंजिया जनजाति में जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो क्या करते हैं? वो सफेद साड़ी पहनते हैं। अब भुंजिया जनजाति से एक और चीज याद रखिएगा, भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर होता है उसको क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? लाल बंगला कहते हैं। किसको? भुंजिया जनजाति का जो रसोई घर होता है उसको बोलते हैं लाल बंगला। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में कौन सी जाति धातु मूर्ति कला का कार्य करती है? ठीक है, सरगुजा जिले में कौन सी जाति? देखिए, रायगढ़ जिले में जो है दोस्तों वो झारा जाति के द्वारा झारा शिल्प कला का कार्य किया जाता है। रायगढ़ क्षेत्र में
ठीक है। झारा शिल्प कला क्या होता है, धातु शिल्प कला होती है। एक जो है धातु शिल्प कला है मलार जाति के द्वारा किया जाता है। ये कौन से क्षेत्र में, ये सरगुजा जिले में इनके द्वारा किया जाता है। एक होता है घड़वा शिल्प कला, ये भी क्या है, धातु शिल्प कला है, धातु मूर्ति कला है। तो ये घड़वा शिल्प कला जो है वो प्रायः बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मलार जाति के द्वारा। अगला सवाल देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है। इसको समझने के लिए हम चित्र का सहायता लेते हैं या मैप का सहायता लेते हैं। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार बोल रहा है। अक्षांश रेखा किसको बोलते हैं, देखिए जो दाएं से बाएं या फिर पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व जो रेखाएं गई होती है उनको क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं। तो अक्षांश रेखाएं हमें कैसे पता चलेगी, देखिए इसका जो सबसे उत्तरी बिंदु होगा, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट बनेगा और इसका सबसे दक्षिणी बिंदु जो होगा ये, ठीक है, इन दोनों रेखाओं को हम क्या बोलेंगे, अक्षांश रेखाएं बोलेंगे। और इसका विस्तार जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार कितना है, इसका अक्षांशीय विस्तार दो दोस्तों यहाँ पर है 17 डिग्री। ठीक है, 17 डिग्री 46 सेकेंड। आप ध्यान दीजिएगा कितना है यहाँ पे, 17 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 17 डिग्री और 46 सेकेंड से लेकर के उत्तर में कितना 24 डिग्री और 5 सेकेंड तक। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक। अब यहाँ पे उत्तरी अक्षांश क्या है, छत्तीसगढ़ जो है दोस्तों वो पृथ्वी के या ग्लोब के उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसलिए हम इसको उत्तरी अक्षांश लेते हैं। अगर आप इसको डिटेल से जानना चाहते हैं तो छत्तीसगढ़ की जलवायु नामक एक टॉपिक हमारे चैनल पे डाल दिया गया है, वहां से आप जा करके एकदम डिटेल में देख सकते हैं। या अक्षांशीय विस्तार या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना, ठीक है, छत्तीसगढ़ का भूगोल नामक एक चैप्टर है, ठीक है, जिसके नाम से वीडियो डाला गया है, छत्तीसगढ़ की भौगोलिक संरचना, ठीक है, या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। उस वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं, जिससे आपको क्या है डिटेल में समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, पेज किस जनजाति का पेय पदार्थ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी जनजाति का पेय पदार्थ है पेज। जनजाति समाज में विभिन्न प्रकार की पेय पदार्थ जो है उपयोग किया जाता है, जिसमें से देखिए मुड़िया जनजाति द्वारा सल्फी नामक पेय पदार्थ जो है उपयोग किया जाता है। बैगा जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, इसका प्रमुख पेय पदार्थ है ताड़ी। ठीक है, गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ क्या है, पेज। पेज किससे बनता है पूछता है तो ये चावल से बनता है। ठीक है, चावल से बनता है। कोसमा किस जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है तो ये उरांव जनजाति का। ठीक है, कोसमा जो है वो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, पेज जो है वो गोंड जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है। अगला सवाल देख लीजिए, सिरपुर का प्राचीन नाम इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सिरपुर का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो कौन सा है, चित्रांगदपुर। तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका सही जवाब हो जाएगा, सिरपुर का प्राचीन नाम है चित्रांगदपुर। साथ ही साथ मणिपुर या रत्नावली, मणिपुर या रत्नावली या फिर रत्नपुर, रत्नपुर किसका प्राचीन नाम है तो ये रतनपुर का प्राचीन नाम है। रतनपुर को किसने बसाया था, रत्नदेव प्रथम ने बसाया था। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। दमऊ दहरा के बारे में हम क्या जानते हैं, देख लीजिए दमऊ दहरा या वर्तमान में इसको गुंजी भी कहा जाता है, गुंजी या दमऊ दहरा, या इसी को कहते हैं ऋषभ तीर्थ, ऋषभ तीर्थ भी कहा जाता है। ये कहाँ पर स्थित है, ये शक्ति जिले में, वर्तमान में शक्ति जिले में स्थित है। और ये शक्ति जिले के शक्ति और कोरबा के मध्य में, ठीक है, शक्ति जिले से अगर आप कोरबा की तरफ बढ़ेंगे तो ये बीच में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं गुंजी, दमऊ दहरा या फिर ऋषभ तीर्थ। ये किससे संबंधित है, ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है, ऋषभ देव, उनसे संबंधित एक तीर्थ स्थल है। अगला सवाल देख लीजिए, अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन थे। देखिए यहाँ से कई सारे प्रश्न बनते हैं और कई सारे कंफ्यूजन भी होता है, उसको हम आज दूर कर देते हैं। देखिए अगर आपको पूछता है कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक, तो अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था, वो था रघुनाथ सिंह। क्यों था, कैसे था, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसका शासनकाल कब से कब तक था, इसका शासनकाल था देखिए 1732 से लेकर के 1745 तक। क्या था, इसका शासनकाल था रघुनाथ सिंह का। कब से कब तक, 1732 से 1745 तक। लेकिन देख लीजिए इसने जो है 1732 से लेकर के
1732 से 1745 तक रघुनाथ सिंह ने शासन तो किया, लेकिन 1732 से लेकर के 1741 तक जो है इसने स्वतंत्र शासन किया। ठीक है, स्वतंत्र शासन किया किसने? रघुनाथ सिंह ने। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 1741 से लेकर के 1745 तक, 1741 से लेकर के 1745 तक जो है इसने मराठाधीन शासन किया। क्या किया? मराठाधीन, यानी कि मराठों के अधीन। ठीक है, आपको समझ में आ गया। 1732 से 1745 तक शासन तो किया, लेकिन 1732 से 1741 तक स्वतंत्र शासन किया, और 1741 से 1745 तक मराठाधीन शासन किया। ठीक है, तो इसीलिए जब अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक पूछता है तो क्या हो जाता है? रघुनाथ सिंह। ये कौन था? अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक। अगर आपसे पूछता है कि प्रथम मराठाधीन शासक, तो क्या हो जाएगा? रघुनाथ सिंह, क्योंकि इसने 1741 से 1745 तक मराठाधीन शासन किया था। ठीक है, अब यहां से एक और चीज देख लीजिए, अंतिम मराठाधीन शासक पूछता है। ठीक है, अंतिम मराठाधीन शासक क्या पूछता है? अंतिम मराठाधीन शासक। तो अंतिम मराठाधीन शासक कौन था? मोहन सिंह था। इसने कब से कब तक शासन किया था? तो दोस्तों इसने 1745 से लेकर के 1758 तक शासन किया था। तो ये कौन था? ये अंतिम कलचुरी शासक था या फिर अंतिम मराठाधीन कलचुरी शासक था। ठीक है, तो यहां पे कितने सारे प्रश्न बनते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, प्रथम मराठाधीन कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह, अंतिम मराठाधीन कलचुरी शासक मोहन सिंह। इतने सारे प्रश्न बनता है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।